नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी आर्थिक पहेली को सुलझाने वाले हैं जो पहली नज़र में सच कहूं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। सोचिए, एक तरफ तो युद्ध का माहौल है और दूसरी तरफ सोने के दाम जो ऐसे में बढ़ने चाहिए वो गिर रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए इस दिलचस्प केस स्टडी में गहराई से उतरते हैं। यही तो है आज का सबसे बड़ा सवाल। ईरान में तनाव चरम पर है और आमतौर पर ऐसे हालात में सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। मतलब कीमतें आसमान छूती हैं। पर इस बार तो सोने की कीमतों में 13% की भारी गिरावट आ गई है। ये उल्टी गंगा आखिर बह क्यों रही है? आइए इस रहस्य की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो इस आर्थिक पहेली को सुलझाने के लिए हम एक जासूस की तरह आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस विरोधाभास को तो समझ ही चुके हैं। अब हम मिलेंगे इस कहानी के मुख्य किरदारों से, यानी बाजार के दिग्गजों से। फिर हम एक एक करके गिरावट के 5 अहम सुरागों की पड़ताल करेंगे और आखिर में इन सभी को जोड़कर देखेंगे कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। और हाँ, अंत में आप अपना ज्ञान भी परख पाएंगे। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें बाजार को चलाने वाले 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझना होगा। ये वो 2 ताकतें हैं जिनके फैसले ही सोने के बाजार की दिशा तय करते हैं। तो देखिए, एक तरफ है सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई। इनका मकसद होता है देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक स्थिर रखना। और दूसरी तरफ हैं बाजार के सटोरिये, जिन्हें हम स्पेक्युलेटर्स भी कहते हैं। इनका एक ही लक्ष्य होता है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना। एक को चाहिए स्थिरता, दूसरे को चाहिए तेजी। इन दोनों के मकसद का यही टकराव इस पूरी कहानी की चाबी है। अच्छा, अब आते हैं अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। हम एक एक करके उन 5 सुरागों की जांच करेंगे जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि सोने की कीमतों में ये इतनी हैरान करने वाली गिरावट आखिर आई क्यों। पहला सुराग है सटोरियों का खेलने का तरीका। देखिए, ये पहले सोने की कीमतें बढ़ाना शुरू करते हैं और जब दाम रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं तो आम निवेशक फोमो यानी कहीं मौका हाथ से निकल न जाए के डर से बाजार में कूद पड़ते हैं। बस सटोरिये इसी पल का इंतजार करते हैं। वो अपना सारा सोना इन नए निवेशकों को ऊंची कीमतों पर बेचकर अपना मुनाफा जेब में डालते हैं और बाजार से निकल जाते हैं। अब दूसरा सुराग, कोई भी निवेश, याद रखिए कोई भी, हमेशा एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। इसका रास्ता हमेशा जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। जिन लोगों ने शुरुआत में पैसा लगाया होता है वो एक पॉइंट पर आकर अपना मुनाफा तो निकालेंगे ही ना। जब वो बड़ी मात्रा में बेचते हैं तो कीमतों में थोड़ी गिरावट आना स्वाभाविक है। ये बाजार का एक सामान्य चक्र है। तीसरा सुराग सीधा सेंट्रल बैंकों से जुड़ा है। पिछले कई सालों से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे थे। इसी को डी-डॉलराइजेशन कहते हैं। और इसके लिए वो लगातार सोना खरीद रहे थे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये कहानी को और साफ कर देंगे। साल 2018 में आरबीआई के पास करीब 613 टन सोना था और 2026 आते आते ये बढ़कर 880 टन हो गया। मतलब आरबीआई जैसे दुनिया के बड़े बैंक सालों से लगातार सोने की जबरदस्त खरीदारी कर रहे थे, जिससे बाजार में मांग बनी हुई थी। लेकिन अब कहानी बदल गई है। सालों की इस भारी खरीदारी के बाद सेंट्रल बैंकों का कह सकते हैं कि पेट भर गया है। उनकी तिजोरियों में जितना सोना होना चाहिए वो है। अब उन्हें और खरीदने की कोई जल्दी नहीं है। तो उनकी तरफ से जो एक बड़ी डिमांड थी वो अचानक से सुस्त पड़ गई है। चौथा सुराग समझने के लिए चलिए एक मजेदार बॉलीवुड एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि सोना जो है वो शाहरुख खान है, एक बहुत बड़ा स्थापित स्टार, पर जिसका बेस्ट टाइम शायद अब निकल चुका है। और जो सटोरिया है वो एक प्रोड्यूसर है जो अपनी अगली ब्लॉकबस्टर की तलाश में है। उसे अब तेल में रणवीर सिंह जैसा और अमेरिकी डॉलर में रणबीर कपूर जैसा नया टैलेंट दिख रहा है, जिसमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? वो अपना पैसा शाहरुख खान से निकालकर इन नए सितारों पर लगाएगा। और ये है हमारा आखिरी और 5वां सुराग, डॉलर की बढ़ती ताकत। अब इसका कनेक्शन समझिए। युद्ध के कारण तेल महंगा होता है। तेल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ती है, यानी महंगाई बढ़ती है। इस महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिका का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है। अब सोचिए, अगर अमेरिकी डॉलर में निवेश पर ज्यादा ब्याज मिलेगा तो लोग क्या खरीदेंगे? जाहिर है डॉलर। जब सब डॉलर खरीदते हैं तो डॉलर मजबूत हो जाता है और एक मजबूत डॉलर सोने का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अब तक हमने 5 अलग अलग सुरागों की जांच कर ली है।
अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने का कि आखिर हुआ क्या। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सेंट्रल बैंक जिन्हें स्थिरता चाहिए थी, उन्होंने अपनी खरीदारी रोक दी, और सट्टोरिये जो हमेशा अगले बड़े मुनाफे की फिराक में रहते हैं, उन्होंने सोना बेच के अपना पैसा तेल और मजबूत होते डॉलर में लगा दिया। तो जब बाजार के दो सबसे बड़े खिलाड़ी एक ही समय में सोने से मुंह मोड़ लें, तो कीमतों का गिरना तो तय ही है। तो इस पूरी जांच से हमने सीखा क्या? पहली और सबसे जरूरी बात, किसी भी चीज की कीमत सिर्फ एक कारण से नहीं बदलती। यहां सटोरियों को तेल और डॉलर में नए मौके दिखे। सेंट्रल बैंकों की सोने की भूख शांत हो गई और डॉलर के रूप में सोने का एक तगड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया। इन सब ने मिलकर ही सोने की चमक को फिलहाल के लिए फीका कर दिया। चलिए, अब जब हमने ये केस सुलझा लिया है, तो जरा ये भी देख लेते हैं कि आपने कितना सीखा। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का है जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पहला सवाल, डी-डॉलराइजेशन इस शब्द का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है सोना खरीदने के लिए डॉलर बेचना, या अपनी करेंसी छापना, या फिर अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करना? सही जवाब है ए, सोना जैसी संपत्ति खरीदने के लिए अपने अमेरिकी डॉलर बेचना। अगला सवाल, हमारी बॉलीवुड वाली एनालॉजी में सोना कौन सा सितारा था? रणबीर सिंह, रणबीर कपूर या फिर शाहरुख खान? इसका जवाब है सी, शाहरुख खान, यानी एक स्थापित सितारा। और ये रहा आखिरी सवाल, जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डॉलर पर क्या असर पड़ता है? वो कमजोर होता है, मजबूत होता है, या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता? और सही जवाब है बी, डॉलर मजबूत होता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि आर्थिक दुनिया में जो ऊपर से दिखता है, असल कहानी अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प होती है। इसलिए हमेशा हेडलाइंस के पीछे की कहानी जानने की कोशिश करें। और जाने से पहले मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि जब सेंट्रल बैंकों ने सोना खरीदना बंद कर दिया तो क्या हुआ? अब जरा सोचिए, अगर उन्होंने अपना इतना बड़ा भंडार बेचना शुरू कर दिया, तब बाजार का क्या होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।